हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए आज बात करते हैं आरआरबी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो 2024 में एज एक्सपेक्टेड आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है और वो सारे के सारे स्टूडेंट जो डिफरेंट एई और जेई एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एसएससी जेई एग्जामिनेशन, वो डेफिनेटली अगर आरआरबी जेई का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस उनको क्लियर हो जाए और हाईली वेटेड सब्जेक्ट उनको क्लियर हो जाए तो वो बहुत ही आसानी से आरआरबी के सिलेबस को ही अपनी करंट प्रिपरेशन में सिंक कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए एज एक्सपेक्टेड आपको ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं करने की जरूरत है, स्पेशली टेक्निकल में, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यही एक ब्यूटी है कि आपको सारे ही एग्जामिनेशन में इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बस थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज वेटेज वेरी कर जाता है। फॉर एग्जांपल एसएससी जेई अगर आप एग्जामिनेशन में देखोगे तो वहां पर मैकेनिकल का जो थर्मल का सिलेबस है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगर वहां पर 100 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं टेक्निकल, तो 100 में 80 क्वेश्चन आपके थर्मल इंजीनियरिंग के होते हैं। सिमिलरली जब हम आरआरबी जेई की बात करते हैं तो यहां पर सिनेरियो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन और डिजाइनिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और देनी भी चाहिए, क्योंकि रेलवे में अगर आप देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ वर्क आपका डिजाइनिंग और प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। वहां पर आप रेलवे लाइंस बिछा रहे हो तो आपको मटीरियल की जानकारी होना बहुत जरूरी है, थर्मल एक्सपेंशन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण से वेटेज आपका जस्ट फ्लिप हो जाता है। तो आज के सेशन में पहले हम पूरा एक ओवरऑल आइडिया ले लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है और हाईली वेटेज सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। उसके बाद आप इसकी प्रिपरेशन को अपनी एसएससी जेई या कोई भी एजे एग्जामिनेशन के साथ आप सिंक करो, क्योंकि इस पर पूरा रिलाय आप नहीं कर सकते, बिकॉज पिछले 4-5 साल से आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। मगर हाँ, 2024 को थोड़ा सा आपको सीरियसली लेना चाहिए और 24 में आपको थोड़ा कोशिश करना चाहिए कि बैक ऑफ द माइंड में इसका सिलेबस और इसकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं रहे, क्योंकि आरआरबी जेई अगर 24 में आता है और ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देते हो तो फिर 4-5 साल आपको वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि आरआरबी का हमेशा से इसी तरीके का पैटर्न रहा है, 3-3 4-4 साल रुक के ही हमेशा क्या होती है, वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता दूं कि भाई ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट आपको देखने को मिलेगी और 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इसको मिलके कंडक्ट कराते हैं। इसके बारे में डिटेल चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट के लिए तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, वन शॉट वीडियो, वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आरआरबी जेई का जो सीबीटी 1 है ये तो स्क्रीनिंग बेसिस पर आपका होता है, जिसमें मैथ्स, इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, जनरल साइंस और टोटल 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आते हैं। इसमें जब आप इस पड़ाव को पार कर ले जाओगे तो फाइनली आप सीबीटी 2 में पहुंचोगे और जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सीबीटी 2 के बेसिस पर ही बनेगी, सीबीटी 1 के मार्क्स उसमें ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपसे बात करने वाली हूं ये जो 100 क्वेश्चन आपके टेक के आने वाले हैं, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ये जो 100 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको टेक्निकल एबिलिटी कितनी पढ़नी है, क्या सिलेबस है और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। बाकी नॉन टेक्निकल आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका होगा सीबीटी 2 के बाद और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जनरल नॉलेज हो गया, रीजनिंग हो गया, फंडामेंटल एंड एनवायरमेंट्स हो गया, कंप्यूटर का सिलेबस हो गया और स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की। अगर आप ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखोगे तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो इट इज सेम एज एसएससी जेई सिलेबस। ठीक है, तो जो भी एसएससी जेई को टारगेट कर रहा है ये सिलेबस तो डेफिनेटली कंप्लीट करेगा ही, तो आपका आरआरबी का जेई का भी सिलेबस बेसिकली यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें भी थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं, जैसे कि आरआरबी जेई का अगर आप सिलेबस देखोगे तो यहां पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपसे पूछी जाती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखोगे तो फोर्सेज हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, बेसिकली ट्रायंगल लॉ पूछा जाता है, पॉलीगन लॉ पूछा जाता है, लामीज थ्योरम, कपल क्या है, मोमेंट क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपकी यहां पर पूछी जाती है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक हाईली वेटेड सब्जेक्ट है आरआरबी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर आप इसको एसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो सिलेबस पूरा कवर करना, ये मत सोचना कि एसएससी में ये हार्डली 2-3 नंबर का आता है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। आप पढ़ो पूरा,
एसएससी जेई के लिए वहां पर 2-3 नंबर आप गेन कर लोगे, फिर आरआरबी जेई में इसको आप और रिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिवीजन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो फिर यही सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट आरआरबी जेई के लिए बढ़िया तरीके से आपका यूज हो जाएगा। तो यहां पर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम, सब कुछ पूछा जाता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो मटेरियल साइंस सिलेबस में आपके है। मटेरियल साइंस में आपको इंजीनियरिंग मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, जैसे स्ट्रेंथ क्या है, कंप्रेसिव टेंसाइल वाली, डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, इंपैक्ट स्ट्रेंथ, फटीग और क्रीप रेजिस्टेंस, ठीक है। इसी के साथ स्टील, माइल्ड स्टील, एलॉय स्टील का कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपका हो गया, और हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हो गए, जैसे एनीलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको यहां पर पढ़ना है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एसएससी जे में तो 6-7 नंबर का आता है, बट यहां पर आपको 10 से 12 नंबर का देखने को मिलने वाला है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेसेस एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि जब आप रेलवे लाइन बिछाते हो तो बीच बीच में आपको गैप देना पड़ता है बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल, तो वहां पर इस तरह की नॉलेज का काफी यूटिलाइजेशन है। स्ट्रेन एनर्जी हो गया, प्रूफ रेजिलियंस, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया, फिर कैंटिलीवर बीम हो गई, ठीक है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम हो गई, कंटिन्यूअस बीम, फिक्स्ड बीम, टॉर्जन, स्प्रिंग, थिन सिलेंडर्स और स्फीयर जो हम पढ़ते हैं वो यहां पर आपका सिलेबस में है। फिर उसके बाद सबसे मेजर जो आपका सिलेबस है, जैसे कि एसएससी जे में सबसे मेजर सिलेबस क्या है, थर्मल, 100 में 80 नंबर। इसी तरीके से यहां पर जो सबसे मेजर सिलेबस होता है वो होता है आपका प्रोडक्शन का, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन टेक्निकल आ रहे हैं तो 40 से 45 क्वेश्चन आपको प्रोडक्शन के देखने को मिलते हैं। हाईली वेटेज में मैं आपको दिखाने वाली हूं, ठीक है। तो इसको कई सारे पार्ट में ब्रेक करा गया है। पहला पार्ट है इसका मशीनिंग, जिसमें वर्किंग प्रिंसिपल, लेथ पूछा जाएगा, टाइप ऑफ लेथ हो गए, वेरियस प्रोसेसेस ऑन लेथ हो गए, कटिंग टूल हो गया, ज्योमेट्री हो गई, टूल सिग्नेचर हो गया, ये सारी चीजें आपको यहां पर कवर करनी है, ठीक है। इसी के साथ फिर वेल्डिंग में आ जाएगी, तो वेल्डिंग का एक कंप्लीट डिटेल आपको रिक्वायर्ड होगा। जैसे वेल्डिंग क्या है, इंट्रोडक्शन से लेकर क्लासिफिकेशन से लेकर एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशन आपकी हो गई। उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से यूज करते हैं, डिफरेंट फिलर मटेरियल्स हो गए, ये सारी चीजें, प्रिंसिपल ऑफ गैस क्या है, वेल्डिंग इक्विपमेंट, गैस वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग प्रोसीजर्स हो गए, सोल्डरिंग हो गए, ब्रेजिंग टेक्निक्स हो गई, टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ, यहां पर सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, वेरियस फ्लेम कटिंग प्रोसेसेस हो गए, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ फ्लेम कटिंग हो गया, वेल्डिंग में डिफेक्ट्स क्या क्या डेवलप होते हैं, टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, मॉडर्न वेल्डिंग मेथड्स हो गया, जैसे सबमर्ज हो गया, CO2, एटॉमिक, हाइड्रोजन, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो एक कंप्लीट वेल्डिंग आपको यहां पर पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो यहां पर आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ मेटल रिमूवल बाय ग्राइंडिंग हो गया, अब्रेसिव्स हो गए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बॉन्ड्स हो गए, बाइंडिंग प्रोसेसेस हो गए, वेरीफाइड, यहां पर सिलिकेट और शेलैक नंबर हो गया, ग्राइंडिंग मशीन्स हो गई, क्लासिफिकेशन, सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, टूल एंड कटिंग ग्राइंडिंग मशीन्स हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हो होल्डिंग डिवाइसेस भी पूछी जाएंगी, व्हील मेंटेनेंस हो गया, बैलेंसिंग ऑफ व्हील हो गई, कूलेंट यूज्ड हो गया, फिनिशिंग बाय ग्राइंडिंग, हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग हो गया। ये सारे पार्ट आपका यहां पर ग्राइंडिंग फिनिशिंग प्रोसेस में आ जाता है, ठीक है। फिर प्लेटिंग मेटल्स एप्लीकेशन, हॉट डिपिंग, ठीक है, गैल्वेनाइजिंग हो गया, टिन कोटिंग हो गया। तो ये पूरा सिलेबस आपका यहां पर लिखा है। सिमिलरली मेट्रोलॉजी को अगर आप देखोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। आरआरबी जे एग्जामिनेशन के लिए लीनियर मेजरमेंट हो गया, गेजेस को पूछे जाते हैं, डायल इंडिकेटर हो गया, साइन बार हो गया, ठीक है, बेवल प्रोटेक्टर हो गया, इसी के साथ साथ कंपैरेटर हो गया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, न्यूमैटिक, सब कुछ आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलीमेटर हो गया, मेजरिंग माइक्रोस्कोप्स हो गए, ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ मशीन पार्ट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ शैडो प्रोजेक्शन एंड प्रोफाइल प्रोजेक्शन। तो ये पूरा सिलेबस आपका किसका है, मेट्रोलॉजी का है। इसके अलावा भी आपको सिलेबस देखने को मिलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन का। तो ये सिलेबस और एसएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, यहां पर भी ये इंपॉर्टेंट है। और एसएससी में तो डेफिनेटली मैकेनिकल के लिए 28 से 29 नंबर की आपको फ्लूइड मैकेनिक्स देखने को मिलती है। पूरा पढ़ना है, फ्लूइड प्रॉपर्टी, स्टैटिक पूरा कंप्लीट करना है, बॉयंसी हो गया, बर्नौली प्रिंसिपल, वेंचुरी मीटर मतलब एप्लीकेशन उसका सब कुछ कवर करना पड़ेगा, मोमेंटम हो गया, इसी के साथ सेंट्रीफ्यूगल पंप, उसकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है, कैविटेशन का कांसेप्ट हो गया, ओवरऑल एफिशिएंसी, उसके बाद लाइन डायग्राम हो गया। ये सारी की सारी चीजें आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन में पढ़नी है। तो जो एसएससी में पढ़ोगे वही यहां पर काम आ जाएगा।
इसमें एक सब्जेक्ट और आता है आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसे हम कई बार IMNOR के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है SSC में नहीं पूछा जाता, बट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम जॉब एनालिसिस करते हैं, PERT CPM पढ़ते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया, ठीक है ना, ABC एनालिसिस हो गई, सेफ्टी स्टॉक हो गया, इसी के साथ साथ आपका ब्रेक इवन एनालिसिस हो गई। तो जितने चैप्टर आपके IMNOR में है सारे चैप्टर आपको यहां पर कवर करना है, ठीक है। थर्मल इंजीनियरिंग का एक कंबाइंड सिलेबस आपको देखने को मिलता है, जिसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स मींस कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें। इसके बाद इसमें आपका हीट ट्रांसफर भी जुड़ा हुआ है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाय रेडिएशन हो गया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो गया, ये सारी चीजें। और यहां पर ये स्टैंडर्ड साइकिल्स पूछी जाती है, लाइक कार्नोट हो गया, ऑटो, डीजल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, ये सारी चीजें। RAC का भी इसमें कुछ पार्ट आपका एडेड है, जैसे कि रेफ्रिजरेंट्स हो गए, साइकोमेट्री हो गई और रेफ्रिजरेशन साइकिल्स हो गई। तो ये पूरा थर्मल में इन्होंने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, IC इंजन, RAC और हीट ट्रांसफर कंबाइन करके एक सिलेबस बनाया है। तो ये भी पूरा पोर्शन आप पढ़ते हो SSC जे एग्जाम में, बट डेफिनेटली वहां पर बहुत ज्यादा वेटेज है, यहां पर इतना ज्यादा वेटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक चीज तो पक्की है, अगर आप SSC के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो मैं पहले SSC के पर्सपेक्टिव से चीजें बताती हूँ। 2018-19 में जो RRB जेई का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें अगर आप प्रोडक्शन का वेटेज देखोगे तो 40 से 45 क्वेश्चन प्रोडक्शन एंड मटेरियल साइंस से थे। इसी के साथ साथ मैकेनिक्स के 10 से 12 क्वेश्चन थे, फ्लूइड मैकेनिक्स के 10 से 11, IMNOR के 10 से 12 और SOM के 9 से 10 क्वेश्चन। अगर आप ये स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट देखोगे ना और इसको जोड़ोगे तो 40 50 60 70 80 कम से कम 80 प्लस मार्क्स आपका सिर्फ और सिर्फ ये 5 सब्जेक्ट देने वाला है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के 2 से 5 क्वेश्चन आते हैं और अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के 8 से 10 क्वेश्चन। टॉम आपका सिलेबस में नहीं है और जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो टॉम का बेसिकली मैकेनिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो आप आसानी से कर लेते हो। और टॉम एक ऐसा सब्जेक्ट है जो SSC के पर्सपेक्टिव से भी हाईली वेटेज नहीं है। तो यहां पर आप एक चीज समझ सकते हो, अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पोर्शन अगर आप करोगे तो ये तो हो ही जाएगा RRB, ये पोर्शन करोगे तो RRB तो होना ही होना है, ये पोर्शन करोगे तो RRB होना ही होना है, ये पोर्शन करोगे तो RRB होना ही होना है, क्योंकि ये सब आप बहुत अच्छे से SSC में पढ़ोगे। तो यहां पर लो वेटेज है तो आराम से कर लोगे। बस आपको करना क्या है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, प्रोडक्शन मटेरियल साइंस आप पढ़िए, अच्छे से सिलेबस पूरा कवर करिए। क्वेश्चन आपको SSC में कम देखने को मिलेंगे, मगर RRB के पर्सपेक्टिव से कुछ पोर्शन ऐसा है जो SSC में नहीं आता मगर सिर्फ RRB में आता है। तो प्रोडक्शन आपको डिटेल में यहां पर पढ़ना है, इसी के साथ साथ IMNOR आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है आप ऑलमोस्ट SSC और RRB का कंबाइन करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिलेबस और हाईली वेटेज RRB जेई के लिए बताने का सिंपल पर्पस यही था कि आपको सिलेबस की जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि हम अगर तैयारी कर रहे हैं किसी भी एज एग्जाम की तो कहीं ना कहीं RRB जेई का सिलेबस भी बैक ऑफ द माइंड में कवर हो रहा है। सिर्फ वेटेज के पर्सपेक्टिव से आप सिलेबस को ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ साथ एक चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि RRB जेई में काफी पोस्ट आती है, तो थोड़ा सा एक साल, मतलब जहां आपने 4 साल चीजों को सुना है, RRB देखा है, नोटिफिकेशन नहीं आया तब भी आपने सिंसियरिटी दिखाई है, वहीं आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि 24 में भी थोड़ी सिंसियरिटी दिखा लो। हो सकता है आ जाए, मैं ये नहीं कह रही हूं आएगा ही आएगा, हो सकता है आ जाए, नहीं आया तो फिर आप इसको निकाल देना दिमाग से, और अगर आ गया तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, ठीक है। तो होपफुली सिलेबस आपको पूरा बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे से मिस हो गया, मैं कवर नहीं कर पाई, तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये दोनों ही PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा, लामिया मैम PW, ठीक है। यहाँ पर मैं दोनों ही PDF आपको शेयर करवा दूंगी, तो यहाँ से आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो फॉर द रेफरेंस, ठीक है। सो होपफुली सेशन आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।